चलिए हम लोग जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, वीडियो के दूसरे सेक्शन की। पहला सेक्शन में मौलिक अधिकार में पढ़ा गया था कि 6 अधिकार होते हैं। पहला समता का अधिकार होता है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तीसरा शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार होता है, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होता है, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो 2 अधिकारों के बारे में पढ़ लिया गया था, समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में, शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है इसके अंतर्गत 2 नियम आते हैं, 23 और 24। 23 और 24 अनुच्छेद 2 आता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने की बात कही गई है। मानव के दुर्व्यापार, जो खरीद बिक्री होता है, और बंधुआ मजदूरी जो होती है, बंधुआ मजदूरी पर रोक की बात कही गई है। बंधुआ मजदूरी पर रोक, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक 23 में की गई है। और अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जो जोखिम वाले जितने काम हैं, जोखिम वाले काम में बच्चों को, यानी 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को नहीं रखा जा सकता है। खान वाला, जैसे कोयला खदान वाला काम हो या फैक्ट्री हो, वहाँ पे जोखिम वाले कामों में बच्चों को नहीं रखा जा सकता है। जोखिम वाले कार्य जैसे खदान, फैक्ट्री में मजदूरी पर रोक किया गया है कि मजदूरी नहीं किया जाए, बच्चे नहीं कर सकते हैं, मजदूरी पर रोक लगाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत वो आते हैं 23 और 24। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है। 24 में जोखिम वाले कार्य जैसे खदान हो गया, फैक्ट्री हो गया, इसमें मजदूरी पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है चौथा जो मौलिक अधिकार आता है, चौथे मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। चौथा में क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा जो मौलिक अधिकार है इसमें क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है 25 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी का मतलब क्या होगा? आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। हम किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, किसी भी देवता की किसी पूजा कर सकते हैं। प्रार्थना की आज़ादी, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, ये आज़ादी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 26 जो है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी दी गई है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी। मान लीजिए कोई जिस धर्म को आप फॉलो करते हैं, जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको बढ़ाने की बात आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए कार्यक्रम हो गया और उस तरीके की एक्टिविटीज हो गई जिससे उस धर्म का विकास हो, उस धर्म का प्रसार हो, तो उन कार्यों को करने की आज़ादी अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में कोई भी जो धार्मिक मामले हैं, धार्मिक जो संस्थान है, वहाँ पे टैक्स पैसा दिया जा सकता है। धार्मिक संस्थान में टैक्स दिया जा सकता है, देने की आज़ादी है। टैक्स दिया जा सकता है, टैक्स दिया जा सकता है अनुच्छेद 27 में। और अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 जो है उसमें शैक्षिक संस्था खोलने की आज़ादी दी गई है। शैक्षिक संस्था, किस तरीके की शैक्षिक संस्था? शैक्षिक संस्था का मतलब हुआ शैक्षिक संस्था खोलने की आज़ादी। ऐसी शैक्षिक संस्था जिसमें क्या होगा? धर्म से संबंधित बातें बताई जाएंगी, और धार्मिक मामलों के जानकार वहाँ पे होंगे,
धार्मिक मामले बताएंगे। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 अधिकार, 25 आशा और प्रार्थना की आज़ादी, 26 नंबर जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी, 27 नंबर टैक्स पे किया जा सकता है, 28 नंबर शैक्षिक संस्था खोला जा सकता है, इंस्टीट्यूशन खोला जा सकता है धार्मिक मामलों से संबंधित। नेक्स्ट है 5वां जो अधिकार होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आता है। 5वां जो मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसी को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बोला जाता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट किसको बोला जाता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को बोला जाता है। इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? 2 अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 2 अनुच्छेद आते हैं। उसमें अनुच्छेद जो 29 है, 29 बताता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। जितने सारे अल्पसंख्यक हैं जिनकी कम आबादी है वो अपनी भाषा और अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, उसको बचा के रख सकते हैं। उसको बचाने के लिए जो जितने सारे क्रियाकलाप है उनको कर सकते हैं, संरक्षण के अधिकार। और अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक जो है अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। तो 2 बातें पढ़ी गई सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में, 2 अनुच्छेद और 29 और 30। 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है, उसको बचाने का अधिकार है। अपनी जो वो भाषा बोलते हैं उस भाषा को बोल सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। और अल्पसंख्यकों को नेक्स्ट 30 है शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको खोलने का अधिकार है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। किसको? अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट है लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण, इसको आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ये इसमें ध्यान से समझा जाएगा। इसमें समझा जाएगा क्या होता है कि ऊपर जितने हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने सारे 6 अधिकार होते हैं, 6 अधिकार जो होते हैं वो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को वो अधिकार है कि वो अधिकार उस अधिकार के अंतर्गत अपने कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश उन अधिकारों को छीना जा रहा है, उन अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि उस अपने अधिकार की मांग करे। तो मांग कहाँ करेंगे? मांग करने के लिए 2 कोर्ट बने हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपने मौलिक अधिकार हैं, उनको मांग करने के लिए, लागू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। तो केस करने के लिए ये अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचार। यानी अगर हमें वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपने अधिकार लेने के लिए हम केस के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से हम क्या करेंगे? अपने अधिकार लेने की प्रयास करेंगे और न्यायालय हमें वो अधिकार दिलाता भी है। तो उस स्थिति में जो न्यायालय है, न्यायालय क्या करता है? न्यायालय कई प्रकार के आदेश देता है। न्यायालय 5 प्रकार के आदेश देता है। उन आदेशों को समझा जाएगा।
पहला जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उस स्थिति में न्यायालय जो है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए 5 प्रकार के आदेश, 5 प्रकार के रीट कहा जाता है या आदेश कहिए जारी करता है। कौन न्यायालय जारी? हाई कोर्ट एससी या सुप्रीम कोर्ट एससी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ये 5 प्रकार के आदेश। ये पहला जो आदेश है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कब होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय जो होता है कोर्ट में क्या करने के लिए? कोर्ट में पेशी कराने के लिए कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को न्यायालय आदेश देता है कि कोर्ट में पेशी कराया जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। गिरफ्तार व्यक्ति को पेशी कराने के लिए कोर्ट जो है अपने पास पुलिस को आदेश देता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कराइए। समझ में आया बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई जारी। जितने सारे परमादेश है, 5 प्रकार के परमादेश है, 5 परमादेश जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को है। हाई कोर्ट जारी कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण कब होता है? जब बंदी प्रत्यक्षीकरण जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करने के लिए कोर्ट द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है। अगर अब पेशी होने के बाद अगर कोर्ट को लगे कि जो गिरफ्तारी है उचित नहीं हुई है तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट आदेश होता है परमादेश। दूसरा होता है दूसरा क्या होता है? परमादेश होता है। ये परमादेश हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब जारी किया जाता है जब ये लगता है कि कोई जो सार्वजनिक पदाधिकारी है, कोई सरकारी जो ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर अपने जो है कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। जो उसका कानूनी अधिकार है, जो उसका कानूनी काम है और संवैधानिक जो दायित्व है उनको पालन नहीं कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि इस नहीं पालन करने से किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में परमादेश जारी किया जाता है। तो परमादेश क्यों जारी किया जाता है? जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं यानी सार्वजनिक पदाधिकारी अगर कोई है और वो सार्वजनिक पदाधिकारी अगर सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करता है, दायित्वों का पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है? और नहीं करता है, ऐसा नहीं करने से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। समझिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश होने के लिए कोर्ट द्वारा ये आदेश जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश जब कोई संवैधानिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपने संवैधानिक जो दायित्व है, अपने संवैधानिक जो काम है उनको नहीं कर रहा है और उस नहीं करने से उसका जो किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में परमादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट निषेध आदेश होता है। तीसरा जो रीट होता है उसको निषेध आदेश कहा जाता है। निषेध आदेश कब जारी किया जाता है?
मान लीजिए कि जब कोई निचली अदालत है अपने अधिकार क्षेत्र का अनुक्रमण कर लेती है, जिसको जो ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है, जो अधिकार क्षेत्र होता है उसका अतिक्रमण करके किसी दूसरे मामले को मुकदमे की सुनवाई करती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उससे ऊपर वाला जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, वो क्या करता है, वो उस पे निषेध आदेश जारी करके और उस मामले को तुरंत वहीं पे रोक देती है कि आपको ये अधिकार नहीं है, आप नहीं देख सकते हैं। ये निषेध आदेश होता है। निषेध आदेश इसी के द्वारा जारी की। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है तो और अतिक्रमण करके उस मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालत क्या करती है, ऐसा करने से उसे मना कर देती है निषेध आदेश में। और चौथा जो आदेश होता है अधिकार परीक्षा होता है। चौथा आदेश क्या होता है, अधिकार परीक्षा। समझिएगा, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में होता क्या है, अधिकार परीक्षा में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सरकार ने क्या किया, नियुक्त कर दिया, किसी पद पर नियुक्त कर दिया और उस पद पर नियुक्त कर दिया जिस पर उसको कानूनी हक नहीं है, संविधान आज्ञा नहीं देता है कि उस व्यक्ति को उस पद पे नियुक्ति होनी चाहिए। तो उस स्थिति में अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके ये उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार द्वारा इस पद पे कार्यरत हैं, किस अधिकार द्वारा इस पद पे काम कर रहे हैं। और उसी वक्त उस तत्कालीन जो पद होता है, जिस पद पे वो व्यक्ति काम कर रहा था, उस पद से उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है अधिकार परीक्षा के द्वारा। तो ये अधिकार परीक्षा होता है। अधिकार परीक्षा समझिएगा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, उस पद से अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा उस पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है उत्प्रेषण रीट। नेक्स्ट क्या होता है, उत्प्रेषण रीट। पांचवा जो रीट होता है उसको बोलते हैं उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट, उत्प्रेषण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कोई निचला अधिकारी है या निचली अदालत है, अपने जिस अधिकार क्षेत्र में, जिस ज्यूरिसडिक्शन में उसका जो काम है, उस काम को नहीं कर रही है और उससे हट के उस अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करके उस काम को करती है, तो क्या किया जाता है, न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है। आदेश जारी करके अगर मान लीजिए कि निचला अधिकारी है तो उससे मामले को हटा के ऊपर वाले अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। अगर मान लीजिए निचली अदालत है तो उस अदालत के पास जो मामला है, उस मामले को हटा के ट्रांसफॉर्म करके वहाँ से हटाकर ऊपर वाली अदालत के पास भेज दिया जाता है। ये उत्प्रेषण में होता है। तो बात समझ में आया। 5 प्रकार के आदेश न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, बंदी को, जो अरेस्ट व्यक्ति होता है, उसको न्यायालय के सामने पेश करने के लिए आदेश जारी किया जाता है। दूसरा जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद परमादेश होता है। परमादेश के अंतर्गत होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने जो संवैधानिक दायित्व है उस संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं करने से किसी तीसरे व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में परमादेश जारी किया जाता है। निषेध आदेश कब जारी किया जाता है, निषेध आदेश जारी किया जाता है जब कोई जो निचली अदालत है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मामले की सुनवाई करती है, तो ये निषेध आदेश जारी करके उस मामले को सुनने से रोक दिया जाता है, उस मामले को वहाँ से ड्रॉप कर दिया जाता है कि आप नहीं सुन सकते हैं। और नेक्स्ट होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जब कोई मान लीजिए कि व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त किया गया है और जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तो उस पर न्यायालय उससे पूछती है कि आप किस अधिकार से इस पद पर काम कर रहे हैं, और उस पद से उस व्यक्ति को तुरंत उस पद से हटा दिया जाता है अधिकार परीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में जो व्यक्ति होता है, उत्प्रेषण में जब कोई मान लीजिए कि निचला अधिकारी है या निचली अदालत है, किसी मामले की सुनवाई कर रही है जिस मामले पर उसका हक नहीं है, तो उत्प्रेषण रेट जारी करके जो अगर निचला अधिकारी है तो उसे ऊपर वाले अधिकारी के पास उस मामले को भेज दिया जाता है, या निचली अदालत है तो उसे ऊपर वाली अदालत के पास उस मामले को भेज दिया जाता है। बस इतना ही मौलिक अधिकार हम लोग का कंप्लीट हुआ। मौलिक अधिकार फर्स्ट वीडियो पहले हम शेयर कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है। सेकंड वीडियो है, इसको देखिए, समझ में आएगा। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। उस कहाँ से कि 2 पार्ट वहाँ पे जो अधिकार के बारे में, समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, दोनों अधिकार के बारे में पहले बताया जा चुका है। बस इतना है।